नमस्कार दोस्तों, डेल्टा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपने हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, कृपया वही वीडियो पहले देख लें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे SN रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन विधि। तो नाम से ही पता चल रहा है कि नाविक स्नेही का प्रतिस्थापन होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक एज ए एग्जाम्पल एक रिएक्शन देख लेते हैं, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, एक न्यूक्लियोफाइल से। तो इसका प्रतिस्थापन यदि यहाँ करते हैं तो हमारा बनने वाला कंपाउंड इधर बनेगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ हमारा X- रिप्लेस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक तरीका देखते हैं कि भाई हम किस तरह से जो ये रिएक्शन हुई है वो किस तरह से हो सकती है। तो हमारा जो एक तरीका है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा X है वो यहाँ से टूट जाए, ठीक है, अपना बॉन्ड तोड़ ले यहाँ से, और यहाँ क्या बना दे, कार्बोकैटायन, और खुद यहाँ पे अलग हो जाए, ठीक है। तो जो ये कार्बोकैटायन बना है ये नेक्स्ट स्टेप में किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, मतलब ये इस पर अटैक मार देगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक तरीका, ठीक है। तो हम बात करें कि दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। तो वही रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। यह न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन हो गया। तो अब दूसरा तरीका देखते हैं कि भाई दूसरा तरीका ऐसा कौन सा है। तो दूसरा तरीका हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से धीरे धीरे अपना बॉन्ड बनाता जाए, ठीक है, और ये अपना बॉन्ड धीरे धीरे से यहाँ से तोड़ता जाए, ठीक है। तो इस बॉन्ड को तो हम कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस को कहेंगे हम बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने यहाँ तक देखा कि कोई भी एक रिएक्शन थी जिसके अंदर दो न्यूक्लियोफाइल थे, जिसमें से हमने एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा के दूसरे न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित कर दिया वहाँ से, ठीक है। तो वो रिएक्शन हमने दो तरीके से पढ़ी है, ठीक है। एक तो वो जिसमें पहले ही न्यूक्लियोफाइल चला जाए और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारे, या फिर एक न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे हटता जाए और दूसरा बॉन्ड बनाता जाए, ठीक है। तो हमने एक बेसिक नॉलेज जो है रिएक्शन की यहाँ पे ले ली है। उसके बाद में हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। तो SN1 रिएक्शन जो है, जो हमने पहला जो स्टेप कवर किया है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने दूसरा स्टेप कंप्लीट किया है, मतलब कि दूसरा तरीके से जो रिएक्शन किया है, इसे कहते हैं हम SN2 रिएक्शन। तो उम्मीद है कि इन दो एग्जांपल्स को करके आपके पास कुछ आइडिया तो लग गया होगा, ठीक है। आपको कुछ आइडिया तो लग गया होगा कि भाई SN1 रिएक्शन में क्या है कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन होगा, कुछ यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और दो स्टेप में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ऐसे कि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। आइडिया लग गया होगा आपको कि SN1 में क्या होने वाला है। ऐसे ही SN2 रिएक्शन के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होने वाली है, और इधर एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल साथ ही अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हो गई कुछ नॉलेज। उसके बाद में हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में, ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे SN1 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इन पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कितने स्टेप रिएक्शन होती है, डबल स्टेप रिएक्शन, यानी कि दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कि फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि वेग निर्धारण करने वाला, ठीक है। तो उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल अणु भाग लेता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन
एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता पर निर्भर करती है, न कि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर। तो ठीक है, जानने वाली यहाँ पर बात क्या है कि जो कंसंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, और किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड की पे, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, यह रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर यानी कि सिंगल कोटि की अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनता है से मतलब है कि जो इस रिएक्शन में मध्यवर्ती जो बनता है उसके अंदर कार्बोकैटायन वाली स्पीसीज बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अफेक्ट द रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो रिएक्शन को कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो कोई रिएक्शन होती है तो उसमें पुराने बंध जो होते हैं, पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या है, बनते हैं। तो इसके बीच में यदि इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती बनता है, तो वहाँ पर कार्बोकैटायन या फिर कार्बेनाइन या फिर फ्री रेडिकल बनता है। तो इस रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कंपाउंड बनाएगा। तो कोई भी जो चार्ज स्पीसीज होती है, चार्ज स्पीसीज से हमारा क्या मतलब है कि हमारा, जैसे हम इसकी बात करें, ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये वाला कार्बोकैटायन है, तो ये क्या है, चार्ज स्पीसीज। तो ये क्या चाहेंगी कि ये स्टेबल हों, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, जो इनके पास ये वाला जो चार्ज है, इनके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहेंगे कि ये इसे डिस्पर्स कर दें, फैला दें, या फिर किसी को दे दें। ठीक है, तो जिससे कि इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो सके और ये स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे एक इफ़ेक्ट होता है उसका नाम होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जिसके अंदर यहाँ पर जो अल्फा कार्बन होते हैं, ठीक है, अल्फा कार्बन कौन से हैं, ये कार्बन अल्फा कार्बन है। तो इन अल्फा कार्बन्स के, ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा जिस कार्बन पे होंगे, ठीक है, तो उस कार्बन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 9, और इसके पास कितने हैं, 6, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3। तो जिसके पास जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा स्टेबल हो गया, पहला, उसके बाद दूसरा, फिर ये तीसरा, यानी कि हमारा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक मारेगा जो कि बहुत तेज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक मारेगा, कार्बोकैटायन पे, और ये काफ़ी फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन में पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रोटिक सॉल्वेंट हैलोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, या फिर कहें तो जो प्रतिस्थापी ग्रुप जो होता है हमारा, प्रतिस्थापी नाविक स्नेही जो होता है उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तो आपको यहाँ पर कुछ प्रोटिक सॉल्वेंट, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 कंपाउंड हैं जिनमें वाटर और एल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होता है जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे विलायक जिनके अंदर H बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और जो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, इसे हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अगले पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम एक जो मेन कंडीशन है उस कंडीशन को यहाँ पे देख लेते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कई बार जो हमारा सॉल्वेंट जो होता है, विलायक जो होता है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या सीखे,
कि जो हमारा न्यूक्लियोफाई होता है वो नहीं होने पर सॉल्वेंट हमारा न्यूक्लियोफाई की तरह काम करता है और कार्बोकैटायन पर अटैक मारता है। ठीक है, तो इसको हम एक उदाहरण के सहित समझेंगे। ठीक है, जिस उदाहरण में हमारे लिए क्या नहीं दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाई नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होने वाली है। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारा जो R और X ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इनको कौन घेर लेगा, इनको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे। ठीक है, कार्बोकैटायन के हमारे ये ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल में ये चार तरफ से घेर लेगा, और हमारा जो यहाँ पर हेलोजन जो है इसे हमारा H बॉन्डिंग के थ्रू हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स से घेर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे पहला स्टेप कैसे हुआ कि यहाँ पे तो ये बॉन्ड टूटा, ये काफ़ी स्लो स्टेप था, और ये बॉन्ड टूटने के बाद में इन दोनों को किसने घेर लिया, वाटर मॉलिक्यूल ने। इसे हम कहते हैं सॉल्वोलाइसिस। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा जो कि है, अगला स्टेप काफ़ी फास्ट होने वाला है। तो अगला स्टेप कैसे होगा कि भाई जो हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पे बना है, इधर जो हमारा कार्बोकैटायन बना है उस कार्बोकैटायन पर जो H2O है, ठीक है, यानी कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो इधर इस पर अटैक मार दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इधर अटैक मार देंगे। ठीक है, और अटैक मारने के बाद इन पे क्या क्या जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये जो स्टेप होने वाला है काफ़ी फास्ट स्टेप होता है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना जो प्लस चार्ज है उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, और हाइड्रोजन H प्लस यहाँ पे निकल जाएगा। तो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, वो रिएक्ट कर लेगा हमारा X के साथ। ठीक है, यहाँ पे H प्लस X के साथ अभिक्रिया कर लेगा और HX बना लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये नोटबुक में भी क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लेते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे KOH से। कौन सा KOH, जलीय KOH। जलीय KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हमारा बनने वाला कंपाउंड बनेगा इधर CH3, इधर OH जुड़ जाएगा, इधर CH3, ये CH3, इधर KCl। तो अब हम, ये तो हो गई सीधी सिंपल सी रिएक्शन। इसके बाद हम इसके स्टेप के समय जो भी इसका मैकेनिज्म सहित इस रिएक्शन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा, इसे मिटा देते हैं नाम को। तो सबसे पहले जो हमारा KOH है, ठीक है, उसका क्या होगा, आयनीकरण। ठीक है, और इसका आयनीकरण रिवर्सिबल होगा, K प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। अब इधर क्या हुआ, हमने कोई न्यूक्लियोफाई, ये क्या बन गया, NU माइनस बन गया, न्यूक्लियोफाई बन गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाई बन गया। तो अब अगली जो रिएक्शन होगी, इधर हमारा जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है उसमें क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, इसमें सॉल्वोलाइसिस होगा इसका। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टेप है ये काफ़ी स्लो स्टेप होगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट काफ़ी स्लो होगा। तो यहाँ हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है, और वो कार्बोकैटायन और इधर Cl माइनस। क्या पहला जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें हमने कोई भी न्यूक्लियोफाई का यूज नहीं किया था, लेकिन हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा कार्बोकैटायन बना है इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाई जो है हमारा OH माइनस, यह अटैक मार देगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा हमारा ये वाला कंपाउंड, इधर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, और वहीं हमारा जो K प्लस जो बचा हुआ है
वो Cl माइनस के साथ मिलके KCl बना लेगा। तो एक बार इस रिएक्शन को फिर से देखते हैं। हमने इससे पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने रिएक्शन करवाई थी, जिसमें हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया था। वहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट यूज किया था, जो कि हमने वाटर लिया था, ठीक है, उस वाटर सॉल्वेंट ने ही एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क किया था, ठीक। उसके बाद हम दूसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जलीय QH का आयनीकरण होगा, ये K++OH- में टूटेगा, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा मेन कंपाउंड है इसका होगा सॉल्वोलाइसिस, ठीक है, ठीक है। इसका सॉल्वोलाइसिस होगा, ये बॉन्ड यहाँ से धीरे धीरे टूटेगा। ये जो स्टेप होगा काफ़ी स्लो स्टेप होगा, इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। इसके बाद में है कार्बोकैटायन बन जाएगा और इधर Cl अलग हो जाएगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स इसे आके घेर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा OH- है वो सीधा कार्बोकैटायन पर अटैक मारेगा और अल्कोहल बना लेगा। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है भाई इधर वाटर था तो वाटर ने अटैक क्यों नहीं मारा। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर OH- है वो अच्छा नाविक स्नेही है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा OH- कार्बोकैटायन पर अटैक मार देगा, ना कि वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उन्हें पहले देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है इसका मतलब क्या है कि उसमें मध्यवर्ती नहीं बना, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है कि ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, यानी कि संक्रमण का निर्माण होता है और इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमारा जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में नहीं बनता है। और जब इंटरमीडिएट ही नहीं बना तो कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन का तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है संक्रमण अवस्था में, ठीक है, नाभिक स्नेही निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेही के ठीक विपरीत दिशा में, अर्थात कहें तो 180 के एंगल पर अटैक करता है, जिसे हम बैक अटैक या फिर पाश्चात्य अटैक भी, मतलब पाश्चात्य आक्रमण भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा भी देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इधर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड में जो हमारा X है निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही, ठीक है। तो यदि यहाँ पे, ठीक है, यदि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पीछे से अटैक मारेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, किसके बीच में, R और X के बीच में। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट था इसी बारे में था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो जस्ट 180 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, कितने पर, 180 डिग्री के एंगल पर अटैक मारता है, ठीक है। यहाँ तक ये आपको चित्र देख के समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल दोनों कार्बन से पार्शियली बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, किस पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि द्विकोटि की अभिक्रिया। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इस रिएक्शन में क्रियाकारक का कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास, कहें तो स्ट्रक्चर जो उसका होता है तो उत्पादन से अलग होता है, अर्थात इन रिएक्शन में विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है, यानी कहें तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम बेल्डन प्रतिलोम भी कहते हैं। तो एक छोटा सा यदि हम इधर एग्जाम्पल लें, जैसे कि मैं आपको कोई भी एक छाता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम कोई भी छाता लेकर, भाई आंधी, तेजी की आंधी आ रही है, ठीक है, वो तो इतनी तेज से आंधी आ रही थी कि जैसे हवा घुस जाएगी तो ये छाता कैसा हो जाएगा, ऐसा।
भाई कभी देखना ट्राई करके, जब जोरों की आंधी आए ना तो ये छाता जो नीचे की साइड होता है ना, नीचे की साइड, ये छाता कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये नीचे की तरफ है, अब कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। तो जो इन दोनों स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है, ठीक है, जो इनका जो बनावट थी, इनकी शेप थी, जो इनमें चेंज आया है, इस चेंज को ही हम क्या कहते हैं, बेल्डन प्रतिलोम, ठीक है, यानी कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे ही हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, इस अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड के कार्बन से जुड़े एल्किल समूह त्रिविम बाधा के कारण आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाई के आक्रमण को बाधित करते हैं, ठीक है। अतः इस कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि के साथ न्यूक्लियोफाई की क्रियाशीलता घटती है। तो यदि मैं आपसे कहूँ, ठीक है, ये कुछ पॉइंट इसी तरह से है, जैसे कि मान लो कि एक चेयर पर, ठीक है, ये हमारी चेयर है, तो एक चेयर के सामने भाई मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अगर एक चेयर के सामने खड़े हैं और मैं आपसे कहूँ कि भाई आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई आप इन जो लोग हैं इनको हटाते हुए जाओ और इस चेयर पे जाकर बैठ जाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आप पहुँच तो जाओगे उधर, पर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा ना भाई। एक चेयर तो वो जिसके सामने कोई खड़ा ही नहीं है, और एक चेयर तो वो जिसके सामने 50-60 आदमी खड़े हैं, ठीक है, 10-20 आदमी खड़े हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को हटाते हुए जाना पड़ेगा वहाँ पे, और फिर आप जाके बैठोगे। तो ऐसा ही कुछ न्यूक्लियोफाई के साथ होता है, ठीक है। जैसे मान के चलें कि जो हमारी चेयर है, ठीक है, ये क्या है, ये वही कार्बन है जिससे हमारा निष्कासित होने वाला क्या जुड़ा हुआ है, निष्कासित होने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो और ये जो हमारे यहाँ पे हमने जो इन लोगों को लिया है, ठीक है, ये कौन है, ये इस कार्बन से जुड़ने वाले क्या हैं, ग्रुप हो गए, एल्काइल ग्रुप। तो जब हमारा न्यूक्लियोफाई यहाँ से सीधा अटैक मारेगा तो ये क्या है, इसको तो प्रॉब्लम ही आएगी ना इन इधर चेयर तक जाने में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो प्राथमिक एल्काइल हैलाइड है वो क्या देगा भाई, प्राथमिक एल्काइल हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर हम तृतीयक की बात करें तो इधर SN2 रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैक अटैक तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि टर्सरी जो होता है उस कार्बन के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे हमारा न्यूक्लियोफाई अटैक नहीं मार सकता। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि द्वितीयक एल्काइल हैलाइड दोनों में से किसी से भी अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है। यह न्यूक्लियोफाई और सॉल्वेंट पर निर्भर करता है, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, जो कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है, किस रिएक्शन का टाइप क्या होने वाला है, SN2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट किससे करेगा, KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये हमारा इधर निष्कासित होने वाला जो ग्रुप है वो किससे रिप्लेस कर देंगे हम उसको, CN से, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, एल्काइल साइनाइड। तो इस रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। की यदि हम यहाँ पे एथाइल ब्रोमाइड की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ 3D में हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जिसका मतलब है जो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि जो हमारा हाइड्रोजन जो है वो दूसरी तरफ है, पली तरफ, मतलब हमसे दूर है। और ये जो गहरी लाइन वाला है इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है हमारी तरफ है, और ये जो CH3 है इधर ये क्या है, इस प्लेन में, ठीक है। तो यदि इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा KCN जो हमने लिया है इसमें से CN- अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये CN- किधर अटैक मारेगा, ये पीछे से अटैक मारेगा, ठीक है। तो ये पीछे से जब अटैक मारेगा तो उसी टाइम पे हमारा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक प्लेन में आ जाएगा। मतलब हम बात करें तो जो हमारा कंपाउंड है इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन किस में आ जाएगा, एक प्लेन के अंदर, और इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन गया। उसके बाद जब हमारा ब्रोमीन यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है, इस नाभिक स्नेही को हमने यहाँ से क्या किया, अलग कर दिया। तो जो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था वो कैसा हो गया,
वो इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में चला गया। यानी कि हमने जो स्ट्रक्चर लिया था वो कुछ कैसा था, वो दिखने में कुछ ऐसा था, ठीक है। इधर क्या जुड़ा था हमारा बी आर, और जो हमारा बनने वाला स्ट्रक्चर कैसा हो गया, वो इस डायरेक्शन में खुल गया, ठीक है। किस डायरेक्शन में खुल गया, इस डायरेक्शन में। और इधर क्या जुड़ गया, इधर हमारा सी एन जुड़ गया, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, विन्यास का प्रतिपन, यानी कि इनका जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ठीक है।